आज हम रॉन्ग टर्न मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत बड़ा जंगल दिखाया जाता है, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नाम के कपल को पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। और जैसे ही रिची ऊपर चढ़ता है तो उसे अपने सामने गंदे पानी की एक नदी दिखाई देती है और अपने जीत की खुशी मनाते हुए वह हैली को जल्दी से ऊपर आने को इशारा करता है। इसके बाद हम हैली को देखते हैं जिसका पैर ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वह हवा में लटक जाती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह अपने साथी रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर वह परेशान हो जाती है और अचानक से अपने चेहरे पर खून की बूंदों को गिरता देख वह परेशान हो जाती है। और तभी इसकी नज़र रिची पर पड़ती है जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है और इससे पहले वह कुछ समझ पाती कोई उसे जोर से ऊपर खींच रहा होता है, मगर वह जल्दी से अपनी रस्सी को काटती है और खुद को संभालती है, मगर संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहां वह रिची को मरा हुआ देखती है और रोने लगती है। और उसी समय उसे पहाड़ी पर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागने लगती है और तभी अचानक से उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वह गिर जाती है और वो कातिल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। और अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रही घटनाओं पे जाती है, जहां न्यूज़ में एक के बाद एक गाड़ी की लापता होने की चर्चा होती है। अब हम फिर इसी रोड पर एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखते हैं जो अपनी इंटरव्यू के लिए किसी दूसरी शहर जा रहा होता है और वह सफ़र के दौरान एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे ना बढ़ता देख वह लेट हो रहा होता है। अब वह अपनी गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाली ट्रक के पास जाता है, जहां वह ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है तो ड्राइवर उसे बताता है 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके कारण कई घंटे उसे यहीं गुजारने पड़ेंगे। और यह सुनकर कैरी परेशान हो जाता है और वापस अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसता देख वह अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है, जहां वह लेट होने की खबर अपने कंपनी को दे रहा होता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण फोन कट जाता है और फोन की तलाश में इसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वह अपनी कार वहां ले जाता है, जहां उसकी नज़र स्टेशन के मालिक पर पड़ती है जो किसी बीमारी में परेशान लगता है। अब वह गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों से बात करना चाहता है, लेकिन फ़ोन खराब होने के कारण वह बात नहीं कर पाता। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह इसकी बातों को ध्यान नहीं देता। और तभी इसकी नज़र वहां पे लगे एक नक्शे पर जाती है और जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चे रास्ते दिखाई देते हैं। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस कच्चे रास्ते के बारे में पूछता है। उसे सुनकर वह इस रास्ते से जाने को सलाह दे देता है। अब वह गाड़ी लेकर उस रास्ते की ओर चल देता है और वह घने जंगलों से होता हुआ एक तिराहे पर पहुंचता है, जहां उसे एक शॉर्टकट रास्ता का बोर्ड दिखाई देता है और वह अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की ओर ले जाता है और इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर जाती है और उसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है। लेकिन कैरिस इस एक्सीडेंट में बच जाता है और उस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर उसकी तरफ आते हैं और वहां वो इसका हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए कैरिस उनसे माफी मांगता है, नुकसान का पैसा देने की बात करता है, साथ ही वह उनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है, जहां फ्रांसिस उसे बताती है सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी का एक टायर फट गया है और इसकी एक सहेली पीछे गैस स्टेशन पर जाकर फोन करने कहती है, लेकिन कैरिस इन्हें वहां जाने से मना कर देता है और सभी पैदल चलने का फैसला करते हैं। लेकिन इवान और फ्रांसिस गाड़ियों का देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं
अब रास्ते के दौरान उनकी नज़र सड़क पर मरे एक नेवले पर पड़ती है। इसे देखने से लगता है कि किसी ने इसे बीच से फाड़ कर फेंक दिया है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गाड़ियों के जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उन्हें खतरे का शंका होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। और दूसरी तरफ हम फ्रांसिस और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास के झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है और वह इस जगह को देखने जाता है और फ्रांसिस उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है। और जहां चलते चलते उसकी नज़र इवान के एक जूते पर पड़ती है और वो जैसे ही इसके पास पहुंचती है, इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वह इसे देखकर रोने लगती है। और तभी वह शख्स उस पे पीछे से हमला कर देता है, इसे मौत की घाट उतार देता है। और वहीं बाकी लोगों को हम रोड की आखिरी में देखते हैं और चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इन्हें एक घर दिखाई देता है। अब वह मदद मांगने के लिए घर की ओर जाते हैं। कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है और जल्द ही इनको पता चलता है घर में कोई नहीं है। अब वह फोन करने के लिए घर के अंदर आते हैं और तभी इनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है सालों से इस घर में सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज में ढेर सारी इंसानी अंगों को देखते हैं और जेसी को भी एक कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है जिसने इसकी गाड़ी के टायर को फाड़ा था। और ये सब देखकर वो चारों वहां से भागने लगते हैं। और तभी कैरिस खिड़की से बाहर देखता है, जहां इनकी गाड़ी एक गाड़ी के साथ वहां आती हुई दिखाई देती है और चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने से चारों फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कातिलों को अंदर आता देखते हैं। वह अंदर आकर फ्रांसिस की लाश को जमीन पर फेंक देता है और हमारी नजर वहां कैरिस और जेसी पर जाती है, जो इसकी लाश देखकर डर जाते हैं। और वहां हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रांसिस की लाश को टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजार से काटना शुरू कर देते हैं। यह खूनी दृश्य देखकर जेसी और कार्ली चिल्लाने लगती हैं। वैसे ही स्टोक उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद वह आदमखोर उस लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहां मौका पाकर सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर की नजर इन पे पड़ती है, जिसे देखकर वह पीछे भागने लगते हैं। अब यह देखकर ही वे आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सब पीछे भाग जाते हैं। अब यह देखकर ही वे आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्रयास करता है और चिल्लाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। और तभी एक आदमखोर इस पे गोली चला देता है और वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर बाकी तीनों हैरान हो जाते हैं और स्कॉट को जंगल की ओर भागते हुए देखते हैं। जैसे ही इसकी नजर इस ट्रक की ओर जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ भागने लगता है और तभी एक तीर इसके सीने से आर पार हो जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद इनकी कार कीचड़ में फंस जाती है और इन्हें अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ती है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वे आदमखोर इन तीनों की शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां कार्ली उन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, उन्हें एक पहरे की मीनार दिखाई देती है, जिसे देखकर वह खुश होते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। पर ऊपर किसी को न पाकर उदास हो जाते हैं। जेसी को वहां एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वह कैरिस की मलहम पट्टी करती है और दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। तब कार्ली उसे ऑन करती है और मदद मांगती है, कोई जवाब नहीं आता है। कैरिस को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह देखता है तो इसकी नजर नीचे जा रहे 3 दरिंदों पर पड़ती है और तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको
ऊपर आता देख कैरिस ऊपर रखे सामान को दरवाजे पर रखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उनको वहां से जाते हुए देखता है और तभी कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है और तभी वे आदमखोर उस रेडियो का तार काट देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। खुद की जान बचाने के लिए कार्ली वहां पे रखे बक्से से खिड़की को तोड़ देती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं। तीनों को पकड़ने के लिए उनके पास जाने लगते हैं और उनको आता देख वह तीनों एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई देते हैं, जहां कुछ देर बाद एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर देता है। तब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसके पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है और वह भागकर इस गाड़ी को रोकता है और जैसे ही पुलिस वाला मदद के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आता है, मगर कैरिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है। तब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ न पाकर वह चौंक जाता है और अब हमें इस घर को दिखाया जाता है जहां उन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वह एक आंख वाला आदमखोर जेसी को मारने लगता है तभी बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वह आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला कर देता है और कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते ही वह आखिरी बचे आदमखोर को एक नुकीली तीर से हमला करके इसे भी मार डालता है। कैरिस जेसी को बचाते हुए इसे खोलने लगता है और इसी बीच एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता देख जेसी एक नुकीली तीर की मदद से उस आदमखोर को मार देती है। अब वह घर से बाहर निकलते हैं और उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है और वह उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस घर के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब हम फिर से उस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को आता देख स्टेशन मालिक डर कर दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस वहां उतरता है और वहां लगे इस मैप को उतार कर रवाना हो जाता है।